बल होता क्या है, हम लोग अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि बल एक प्रकार का पुल है या पुश है। मतलब बल क्या है, एक धक्का है या एक खिंचाव है, इसी चीज़ को हम लोग बल कहते हैं। और जो बल होता है उसका फार्मूला होता है F इक्वल टू ma। m मीन्स मास और a मतलब एक्सीलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास हमारा द्रव्यमान और a हमारा त्वरण जिसे कहते हैं। तो बल इक्वल टू हो गया द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। यानी कि हम इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी बता सकते हैं। देखिए डेफिनेशन हर तरीके से आपको आनी चाहिए। तो जो फोर्स है उसकी डेफिनेशन को हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं कि मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को हम फोर्स कहते हैं। प्रोडक्ट जानते हो, जब किसी चीज़ का इंटू किया जाता है वही प्रोडक्ट होता है। हमारी साइंस और मैथ में प्रोडक्ट यही होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल है उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं कि मास के हिसाब से कितना वेग हमारा बदल रहा है। त्वरण का मतलब वेग का बदलना, वेग में बदलाव समय के साथ। तो फीलिंग थोड़ी आनी चाहिए आपको कि द्रव्यमान के साथ में कितना हमारा, द्रव्यमान के हिसाब से द्रव्यमान कितना है तब भी हमारा जो है जो एक्सेलरेशन यानी वेग कितना बदल रहा है। तो वो हमारा क्या है, क्या है, बल है। तो बल को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि बल एक हमारा बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदलता है या फिर बदलने की कोशिश करता है। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंज और ट्राई टू चेंज पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे चीज़ें को लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को अपने पॉज कर देते हैं जिससे कि ये टाइम थोड़ा आपका बच जाए ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंज पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज, या तो चेंज करता है या फिर ट्राई करता है चेंज करने की। और कॉज का मतलब होता है कारण या वजह। एक ऐसी वजह है या कारण है जो क्या करता है, किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है। अवस्था का मतलब विराम अवस्था में है तो हो सकता है उसको गति अवस्था में पहुंचा दे, कौन, जो फोर्स। अगर वो गति अवस्था में है तो हो सकता है कि उसको विराम अवस्था में ले आए। ठीक है, देखिए बस जो फोर्स है ना, बल जो है उसकी कई प्रॉपर्टी होती है। वो किसी वस्तु की अवस्था को चेंज कर सकता है, नंबर एक। देखिए प्रॉपर्टी भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि हमारे ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है कि निम्न में से बल्कि एक प्रॉपर्टी या गुण नहीं है, ऐसे भी ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि बल्कि एक हमारी विशेषता है या गुण है, प्रॉपर्टी है, वो ये है कि बल किसी वस्तु की अवस्था को बदल सकता है। विराम अवस्था से गति अवस्था में ला सकता है या गति अवस्था से विराम अवस्था में ला सकता है। दूसरा, बल किसी वस्तु की आकृति या शेप को बदल सकता है। ठीक है, जब फोर्स लगाओगे, ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो पता लगा टूट गई, तो उसकी जो हमारी आकृति है या शेप है वो हमारा डिफॉर्म हो जाएगा, विरूपित हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी क्या लिखा, फोर्स इक्वल टू मास, द्रव्यमान, इसको मास लिखते हैं, त्वरण एक्सेलरेशन, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फार्मूला हो गया। फार्मूला से भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है, वो मैं डेफिनेशन और लिखे दे रहा हूं। यहां पर लिख सकते हैं द्रव्यमान यानी मास और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट को बल
यानी कि फोर्स कहते हैं कहते हैं कहते हैं। ठीक है, अब आप ये भी आपका मतलब मैं सारी पॉसिबल जो डेफिनेशन है वो आपको सब बता दे रहे हैं ताकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आपका छूटे ना। ठीक है, अब हम इसका यूनिट बड़े अच्छे से निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग और चीज़ों का यूनिट निकाले थे वैसे ही हम लोग फोर्स का यूनिट बड़े आसानी से निकालेंगे। तो देखिए फोर्स का यूनिट हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, यानी कि मात्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। क्योंकि फोर्स इक्वल टू यानी 1 इक्वल टू, मैं दोनों ही लैंग्वेज लिखता रहूं ताकि कोई भी आपका हिंदी इंग्लिश वाला कोई इशू न रहे। यहाँ पर बल इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या है, हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मैं अब ये लिख सकता हूँ m इंटू एस। ठीक है, फोर्स को हम लोग यहाँ पर F से जनरली डिनोट करते हैं, तो F इक्वल टू m इंटू ए। अब जब यूनिट की बात करेंगे हम लोग, यूनिट की बात करेंगे, F का यूनिट क्या होगा, तो मास का यूनिट क्या होता है भैया, किलोग्राम होता है कि नहीं होता है। एक्सेलरेशन का अभी आपने पढ़ा होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिख सकते हो केजी मीटर और सेकेंड की पावर -2। हाँ कि ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन ने फोर्स को डिफाइन किया तो उनके नाम पर इस जो ये इतना जो हमारा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन बोलते हैं। और एग्जाम में ऐसे ही आपसे पूछ लेते हैं कि न्यूटन किसके इक्विवेलेंट है, तो न्यूटन किसके इक्विवेलेंट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी अनुपात को हम न्यूटन बोलते हैं। तो ऐसे जैसे जैसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं वो चीज़ें आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक, बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। और फोर्स कैसा है, हमारी सदिश राशि है। कैसी है, फोर्स जो है हमारा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। कैसी है, बल एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फोर्स के बारे में कुछ फोर्स के बारे में डायमेंशन की अगर हम बात करें, डायमेंशन की बात करें तो हम आप देख लें, जो मास है, मास को हम कैपिटल M से लिखते हैं। डायमेंशन में ऐसे लिखा जाता है, केजी किसका है, मास का होता है, मीटर किसका होता है, लेंथ का होता है, सेकेंड किसका होता है, टाइम का होता है, और पावर कैसी लगी, -2। तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी mLt टू पावर -2, mLt की पावर -2 हो जाएगी। अगर बाई चांस आपका एग्जाम में डायमेंशन भी पूछता है तो डायमेंशन भी आप जो है ऐसे निकालना सीख लेंगे, और वो भी आपके साथ साथ में तैयारी होती रहेगी। किसी और एग्जाम में भी अगर आप देने जाएंगे तो रेलवे में अगर नहीं पूछेगा तो हो सकता है दूसरे एग्जाम में पूछ ले, तो मैं डायमेंशन को भी साथ साथ में लिखता जाऊँगा। ठीक, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम लोग आज फिर अपना साइंस का क्लास, जो हम चैप्टर मोशन की बात कर रहे हैं, वो लेकर के आ गए हैं। और आप बहुत से लोग मतलब परेशान हैं टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर के, तो परेशान मत होइए, बस तैयारी करते रहिए। अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक दिन हमको कहीं न कहीं तो सफलता मिलनी है। टेक्नीशियन भी आएगी, अगर नहीं भी आती है तो हम अगर काबिल है तो हम यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं तो हम जो है सेलेक्ट होने हैं। तो पहले सबसे पहले यही ज़रूरी है कि हम लोग अपने को जो है काबिल बना लें। इतना हम लोग अपने को काबिल बना लें कि अब जो वैकेंसी आए उसमें हमारा पेपर इतना हो जाए कि हम लोग जो है 70 क्रॉस करने लग जाए, 75 क्रॉस करने लग जाए, है ना। तो जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं या जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं तो उनको सॉल्व करिए। जब आप जो है 75 के आसपास पहुंच रहे हैं ना, तो समझिए कि हमारी तैयारी अब अच्छी है। ठीक है, तो पहले हमें अपने को खूब तैयार करना है। अब जब हमारी तैयारी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है, या वैकेंसी रेलवे ने हमको धोखा दिया है तो और सारे डिपार्टमेंट तो भैया नहीं धोखा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग सेलेक्ट हो ही जाएंगे। तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। आप लोगों के कमेंट देखते हैं तो मुझे भी बड़ा बुरा लगता है, तो परेशान मत हो। और रवि जी का कमेंट आ रहा था, आँख के लिए मैं थोड़ा लेंस लगा था इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया। आपका कहना था कि हाँ सर जो है हमारी आँख में लेंस लगा, तो क्या हम
टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कोर्स आप बिल्कुल टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप तैयारी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ALP में तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप तैयारी करिएगा। थोड़ा टाइम लगा इसलिए कि मैंने थोड़ा बात, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी ना, हम आपको जो भी जवाब देते ना उसी हिसाब से आप काम करते, तो बिल्कुल सही जानकारी जब हो जाए ना तभी जवाब देना चाहिए, ठीक है। चलिए, और क्लास को ना, क्लास अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, ताकि हम आपके लिए मेहनत करते रहें, हमें भी मेहनत करने में आनंद आए। भाई अगर हमारी क्लास को आप सपोज करिए कि 10, 20, 50 भी लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं और हम मेहनत उतनी कर रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। फिर हमें क्या लगेगा कि अरे यार मेहनत हमारी कामयाब नहीं हो रही है ना। भाई किसी, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका कहीं का रिजल्ट तो किसी न किसी को तो मिलना चाहिए। अब हम मेहनत कर रहे हैं और कोई देख भी नहीं रहा, तो हमें क्या लगेगा, अरे यार ये तो हमारी मेहनत तो बिल्कुल बेकार है ना। जब कोई भी नहीं उसको देख रहा है तो फिर क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो जितना ज़्यादा लोग हमारी क्लास को देखेंगे ना, हमें उतना अच्छा लगेगा, उतना आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया हम आपके लिए फैसिलिटी यहाँ पे लाते रहेंगे। तो कोशिश करिएगा अपने सर को जो है आगे बढ़ाने की, सपोर्ट करने की, ठीक है भाई। आप समझ सकते हो चीज़ों को, जब हमारी प्रोग्रेस होगी, चीज़ें, हमारा वीडियो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, तभी तो हम सब चीज़ें अच्छी करेंगे ना। अब वैसे ही हम लोग ऐसे थोड़ी यार, है कि नहीं। तो आप समझदार हैं सब लोग, अपने दोस्तों में शेयर किया करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे वेग से, वेलोसिटी से। वेलोसिटी हम लोग समझ चुके हैं, वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी हमारी चेंज, सॉरी वो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के रेशियो को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में हमारा टाइम के हिसाब से कितना चेंज आ रहा है, तो वही हमारा क्या है, वेलोसिटी। हमने ये भी बताया था कि अगर स्पीड है हमारी, स्पीड क्या होती है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग स्पीड कहते हैं। और स्पीड के साथ में अगर हम डायरेक्शन को बता दें तो वही हमारा वेलोसिटी, वो भी वेलोसिटी हो जाएगी। वैसे फार्मूला हमारा वेलोसिटी को होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय अंतराल, या हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन अपॉन समय अंतराल, और वैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, सॉरी ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेग पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी या वेग। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। यानी कि वेग क्या है, विस्थापन अपान में समय अंतराल, इसी हम रेशियो को, इसी अनुपात को वेग कहते हैं। और इंग्लिश में हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। और अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें, हम लोग इसका यूनिट क्या होता है, तो हम लोग इसका फार्मूला देखो क्या है, वेग को v से डिनोट करते हैं, और विस्थापन को हम लोग d से भी लिख सकते हैं, और टाइम को t से लिख सकते हैं। तो यूनिट देखो भाई, जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इसका हमारा हो गया मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख लो, या मीटर सेकेंड की पावर -1। तो ऐसे कैसे भी लिखा हो सकता है आपके ऑप्शन में, ठीक है। तो हमने देखा होगा कि जो हमारा स्पीड का भी मात्रक यही है और इसका भी मात्रक यही है, मीटर पर सेकेंड क्या है, मीटर पर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। और जी कैसी हमारी राशि है, जी हमारी सदिश राशि है। कैसी है, नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि जो वेग है वो हमारी सदिश राशि है। वेग सदिश राशि, सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। और हमारी जो स्पीड है, स्पीड यानी जिसको हम चाल कहते हैं, चाल कैसी है, वो अदिश राशि है। अदिश स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर, ठीक है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। दोनों के मात्रक सेम होते हैं, तो वेग और चाल दोनों के मात्रक सेम होते हैं, दोनों के मात्रक समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो इतना आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हम लोग फिर आगे चलते हैं।
आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे त्वरण की। किसकी? त्वरण, जिसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। हालांकि हम लोग अपने पिछले वीडियो में बात भी किए हैं, लेकिन फिर से हम लोग उस चीज़ को पढ़ते चल रहे हैं, जिससे कि आपको सब चीज़ें याद होती रहे। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं त्वरण यानी एक्सीलरेशन की। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि त्वरण है, ऑप्शन आपको दे देता है। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया उसने, वेग अपान में समय, या वेग परिवर्तन अपान में समय अंतराल, या चाल परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब किसी तरीके से दे सकता है, दूरी बटे चाल, इनमें से कोई नहीं है। नहीं तो इस तरीके से वो ऑप्शन देगा, तो डेफिनीशन में ही वो हमारे ऑप्शन है, या उसका जो फार्मूला है वही हमारा ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम लोग त्वरण होता क्या है हम लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन, हम गाड़ी में भी सुनते हैं एक्सीलेटर, है नहीं? तो एक्सीलेटर से मतलब क्या होता है? स्पीड को बढ़ाना, स्पीड या वेलोसिटी को बढ़ाना। ठीक है, तो जब स्पीड हमारी बढ़ती है ना, और जिस चीज़ से हम लोग गाड़ी में स्पीड बढ़ाते हैं वही क्या होता है? एक्सीलेटर। तो एक्सीलेटर से मतलब होता है कि स्पीड का बढ़ना या वेलोसिटी का बढ़ना। तो वेलोसिटी जो बढ़ रही है हमारी समय के हिसाब से, कितने समय में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही, तो ये भी एक तरीके की रेट हो गई, और यही रेट हमारी क्या होगी? एक्सीलरेशन कही जाएगी। समझ में आ रही बात? एक्सीलरेशन क्या है कि वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। वेग परिवर्तन के दर को हम क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। वेग परिवर्तन की दर को यानी रेट को, वेग परिवर्तन में जो वेग परिवर्तन जो हो रहा है उसकी रेट क्या है, तो वही हमारा क्या है? त्वरण है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि वेग परिवर्तन की दर को, ठीक है, या हम और भी हमारी कोई हो सकती है काम करने की दर को, ऐसे मतलब कुछ ऑप्शन वहाँ पे पड़े होंगे, तो आप समझ, ऐसे भी हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें हर तरीके से समझ में आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है क्या, इसके सब चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, फार्मूला, डेफिनीशन। ठीक है, मतलब फीलिंग आनी चाहिए है क्या जी। तो हमने कहा कि वेग में अगर जो परिवर्तन हो रहा है, ये वेग हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा क्या है? त्वरण है। अगर वेग धीरे धीरे कम हो रहा है तो वो हमारा रिटार्डेशन है, उसको हम हिंदी में मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन। दोनों का फार्मूला सेम। अगर समय के साथ हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं उसको, यानी कि सिर्फ एक्सीलरेशन बोलते हैं। यानी एक्सीलरेशन दो प्रकार का हो गया कि आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक निगेटिव एक्सीलरेशन, और निगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं मंदन। दोनों का फार्मूला, दोनों का यूनिट सब कुछ सेम रहने वाला। ठीक, समझ में आ रही है बातें? मंदन क्या है और त्वरण क्या है। अगर हमारा वेग समय के साथ कम हो रहा है तो मंदन है, और अगर वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो क्या है? त्वरण है, एक्सीलरेशन है। मंदन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। फार्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, समझ में आ रही? चलते हैं हम लोग आगे। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग समय के साथ बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण, और समय के साथ वेग घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण, निगेटिव एक्सीलरेशन। और हमने नोट में लिखा है ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। वेग यानी त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन इक्वल टू वेग परिवर्तन अपान में समय अंतराल, या फिर हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपान में टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया। अब हम लोग यूनिट कैसे बनाते हैं, तो यूनिट बनाना मैं आपको अपनी इसी दूसरा चैप्टर है, तो दूसरे चैप्टर तक आप यूनिट कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का यूनिट, वो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि सिखा दूंगा। देखिए, अगर आप पिछले यूनिट याद करते रहें, तो हमारी क्लास रोज लेते रहें और जितना भी हम चीज़ें बताते हैं उनके यूनिट याद करते चलें, तो आपको किसी भी क्वांटिटी का यूनिट निकालने में प्रॉब्लम कहीं पर नहीं आने वाली है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मैं जो भी क्वांटिटी आपको बता रहा हूँ उसका आप यूनिट बिल्कुल याद करते चलें। अगर आपको नहीं आते हैं तो यही तरीका है कि आप शुरू से यूनिट याद करते चले, तो ऊपर तक आप याद निकालते रहोगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रटोगे तो भूलोगे। ठीक है,
तो देखिए कैसे बनाते यूनिट, हम लोग सीख भी चुके हैं। यूनिट यानी मात्रक, वेग परिवर्तन यानी वेग का मात्रक लिख दो। वेग का मात्रक क्या होता है, ऊपर वेग है नीचे समय है, तो ऊपर वेग का मात्रक, वेग का भी हम लोगों ने निकाला था, मीटर प्रति सेकंड, बोलो निकाला था। समय का लिख दो नीचे, तो फिर से सेकंड। देखो ये एक हमारी फ्रैक्शन है, मतलब दो चीज़ों का एक अनुपात है, रेशियो है, तो इसको भी रेशियो बना लो तो अपान में बल लिख लो। जो होता नहीं है रेशियो उसको रेशियो बनाते हैं, या जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता उसको फ्रैक्शन बनाते हैं। ये तो ऑलरेडी पहले से मीटर पर सेकंड लिखा था, पर ये सेकंड लिखा था, हमने इसके अपान में बल लिख दिया। अब क्या होता है, सबसे नीचे की चीज़ कहाँ पहुँचती है, सबसे ऊपर, और ये बीच वाली बीच में रहती है। तो हमारा क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बोलो हाँ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अभी डायमेंशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमें डायमेंशन की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि पूछ सकते हैं डायमेंशन भी। हालांकि मैं सिर्फ रेलवे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो रेलवे में मेरे हिसाब से अभी तक डायमेंशन की बात नहीं की गई है, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर आप बीमा भी बताते रहे, जिसको हम इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं, तो हम उस बीमा की साथ में भी बीमा की भी साथ में बात करते चलेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें बताएं। ठीक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सब कुछ बता सकते हैं। इसकी अगर डायमेंशन यहाँ पे बनाएंगे तो देखिए डायमेंशन कैसे बनाते हैं, फार्मूले से बना सकते हो, यूनिट से भी बना सकते हो। ठीक है, मीटर किसका है, लेंथ का है, तो ये ला जाएगा। जी किसका है, टाइम का है। सेकेंड किसका होता है, टाइम का। पावर -2 लगी तो -2 लगा दो यहाँ पे। ठीक है, मीटर लेंथ का है, केजी वगैरह है नहीं, तो मास का पावर 0 लिख दो, अगर ना भी लिखो तो भी चलेगा। तो ये बीमा बन गई, क्या बन गई, बीमा, या इसको डायमेंशन बोलते हैं। तो LT पावर -2, कहीं कहीं आपको इतना लिखा मिलता है, और कहीं पे भैया आपको इतना भी लिखा मिलता है, m² पावर 0, LT² पावर -2, या LT² पावर -2, हाँ, t की पावर कितनी है यहाँ पर, -2, तो LT² पावर -2, ये हमारी बीमा होती है। हम लोग बात कर लेंगे अब फोर्स की, और कल हम लोग पढ़ेंगे फिर गति के समीकरण। बल क्या है, बल को पढ़ेंगे, फिर हमारे न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन के जो नियम है उनको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि न्यूटन के नियम से हमारा फार्मूला, वो 1-2 क्वेश्चन हमारा एग्जाम में, हर एग्जाम में बनता है, जिसमें हमारी साइंस पूछी जाती है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। कल का भी जो हमारा वीडियो होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ पे हम लोग गति के समीकरण की बात करेंगे, और चाहे वो हमारे लीनियर मोशन के लिए हो, रेखीय गति के लिए हो। जब कोई धरातल पे हमारी वस्तुएं गति करती हैं तो वो हमारी कैसी, रेखीय गति कही जाती है। और अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है तो ऊर्ध्वाधर गति होती है, उसको हम वर्टिकल मोशन, या फिर वो हमारी मोशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाती है, ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति आ जाती है। तो हम लोग दोनों ही चाहे हमारी लीनियर मोशन हो, चाहे हमारी ग्रेविटेशनल मोशन हो, दोनों के लिए जो गति के समीकरण होते हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक, वहाँ पे हमारे 2 केस हो सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, तो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ तक सही है। अब हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स की, बल की। बल क्या है, बल इतना जो है आप देख लीजिए। तो हम लोग बात करने वाले हैं बल की, फोर्स की। और बल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई काम हो नहीं सकता है। तो बल का हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बल होता क्या है, हम लोग अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि बल एक प्रकार का पुल है या पुश है। मतलब बल क्या है, एक धक्का है या एक खिंचाव है, इसी चीज़ को हम लोग बल कहते हैं। और जो बल होता है उसका फार्मूला होता है F = ma। m मीन्स मास और a मतलब एक्सेलरेशन। तो फोर्स = हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। मास
इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा द्रव्यमान और ए हमारा त्वरण जिसे कहते हैं। तो बल इक्वल टू हो गया द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। यानी कि हम इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी बता सकते हैं। देखिए डेफिनेशन हर तरीके से आपको आनी चाहिए। तो जो फोर्स है उसकी डेफिनेशन को हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं कि मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को हम फोर्स कहते हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जानते हो जब किसी चीज़ का इंटू किया जाता है वही प्रोडक्ट होता है। हमारी साइंस और मैथ में प्रोडक्ट यही होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल है उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं कि मास के हिसाब से कितना वेग हमारा बदल रहा है। त्वरण का मतलब वेग का बदलना, वेग में बदलाव समय के साथ। तो फीलिंग थोड़ी आनी चाहिए आपको कि द्रव्यमान के साथ में कितना हमारा, द्रव्यमान के हिसाब से द्रव्यमान कितना है तब भी हमारा जो है जो एक्सेलरेशन यानी वेग कितना बदल रहा है। तो वो हमारा क्या है, क्या है, बल है। तो बल को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि बल एक हमारा बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदलता है या फिर बदलने की कोशिश करता है। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंज और ट्राई टू चेंज पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे चीज़ों को लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को अपने पॉज कर देते हैं जिससे कि ये टाइम थोड़ा आपका बच जाए ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंज पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज, या तो चेंज करता है या फिर ट्राई करता है चेंज करने की। और कॉज का मतलब होता है कारण या वजह। एक ऐसी वजह है या कारण है जो क्या करता है, किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है। अवस्था का मतलब विराम अवस्था में है तो हो सकता है उसको गति अवस्था में पहुंचा दे। कौन, जो फोर्स। अगर वो गति अवस्था में है तो हो सकता है कि उसको विराम अवस्था में ले आए। ठीक है, देखिए बस जो फोर्स है ना, बल जो है उसकी कई प्रॉपर्टी होती है। वो किसी वस्तु की अवस्था को चेंज कर सकता है, नंबर एक। देखिए प्रॉपर्टी भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि हमारे ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है कि निम्न में से बल्कि एक प्रॉपर्टी या गुण नहीं है, ऐसे भी ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि बल्कि एक हमारी विशेषता है या गुण है, प्रॉपर्टी है, वो ये है कि बल किसी वस्तु की अवस्था को बदल सकता है। विराम अवस्था से गति अवस्था में ला सकता है या गति अवस्था से विराम अवस्था में ला सकता है। दूसरा, बल किसी वस्तु की आकृति या शेप को बदल सकता है। ठीक है, जब फोर्स लगाओगे, ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो पता लगा टूट गई तो उसकी जो हमारी आकृति है या शेप है वो हमारा डिफॉर्म हो जाएगा, विरूपित हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हो गई। और बल क्या कर सकता है, आई थिंक और चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही, जैसे जैसे याद आएंगी वैसे बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने अभी क्या लिखा, फोर्स इज इक्वल टू मास, द्रव्यमान इसको मास लिखते हैं, त्वरण एक्सेलरेशन, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फार्मूला हो गया। फार्मूला से भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है, वो मैं डेफिनेशन और लिखे दे रहा हूं यहाँ पर। लिख सकते हैं द्रव्यमान यानी मास और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट को बल यानी कि फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब आप ये भी आपका मतलब मैं सारी पॉसिबल जो डेफिनेशन है वो आपको सब बता दे रहे हैं ताकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आपका छूटे ना। ठीक है, अब हम इसका यूनिट बड़े अच्छे से निकालना सीखेंगे। ठीक है,
जैसे हम लोग और चीज़ों का यूनिट निकाले थे, वैसे ही हम लोग फोर्स का यूनिट बड़े आसानी से निकालेंगे। तो देखिए फोर्स का यूनिट हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, यानी कि मात्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। क्योंकि फोर्स इक्वल टू यानी 1 इक्वल टू, मैं दोनों ही लैंग्वेज लिखता रहूँ ताकि कोई भी आपका हिंदी इंग्लिश वाला कोई इशू न रहे यहाँ पर। बल इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या है, हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मैं अब ये लिख सकता हूँ m इंटू एस। ठीक है, फोर्स को हम लोग यहाँ पर F से जनरली डिनोट करते हैं, तो F इक्वल टू m इंटू ए। अब जब यूनिट की बात करेंगे, हम लोग यूनिट की बात करेंगे, F का यूनिट क्या होगा, तो मास का यूनिट क्या होता है भैया, किलोग्राम होता है कि नहीं होता है। एक्सेलरेशन का अभी आपने पढ़ा होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिख सकते हो केजी मीटर और सेकेंड की पावर -2। हाँ कि ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन ने फोर्स को डिफाइन किया, तो उनके नाम पर इस जो ये इतना जो हमारा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन बोलते हैं। और एग्जाम में ऐसे ही आपसे पूछ लेते हैं कि न्यूटन किसके इक्विवेलेंट है, तो न्यूटन किसके इक्विवेलेंट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी अनुपात को हम न्यूटन बोलते हैं। तो ऐसे जैसे जैसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं वो चीज़ें आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक, बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। और फोर्स कैसा है, हमारी सदिश राशि है। कैसी है, फोर्स जो है हमारा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। कैसी है, बल एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फोर्स के बारे में कुछ फोर्स के बारे में डायमेंशन की अगर हम बात करें, डायमेंशन की बात करें तो हम आप देख लें, जो मास है, मास को हम कैपिटल एम से लिखते हैं। डायमेंशन में ऐसे लिखा जाता है, केजी किसका है, मास का होता है। मीटर किसका होता है, लेंथ का होता है। सेकेंड किसका होता है, टाइम का होता है। और पावर कैसी लगी, -2, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी ml t टू पावर -2, ml t की पावर -2 हो जाएगी। अगर बाई चांस आपका एग्जाम में डायमेंशन भी पूछता है, तो डायमेंशन भी आप जो है ऐसे निकालना सीख लेंगे, और वो भी आपके साथ साथ में तैयारी होती रहेगी। किसी और एग्जाम में भी अगर आप देने जाएंगे, तो रेलवे में अगर नहीं पूछेगा तो हो सकता है दूसरे एग्जाम में पूछ ले, तो मैं डायमेंशन को भी साथ साथ में लिखता जाऊँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने भाई, अपने सर जो भी मानते हैं, हेल्प करिएगा और लोगों में शेयर करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो लेक्चर हैं, साइंस की क्लासेस हैं, वो हम लाते रहें, और बड़ी ही इजी डेफिनेशन में, और सब चीज़ को क्लियर, मतलब ऐसी डेफिनेशन जो आपके समझ में आए, उस वैसे हम आपको समझाने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आई होप अगर हमारी आप पूरी क्लास लेते हैं तो बिल्कुल आपको सब चीज़ें बड़ी ही आसानी से समझ में आने वाली है। और हम उतना लेवल लेके चलेंगे कि हर एग्जाम में आपका जो है कहीं पे आपको प्रॉब्लम ना आए। हम लोग इसलिए प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन को भी पुटअप करेंगे, तो पहले बढ़िया से हम लोग सब चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सारे प्रश्न जो हमारे पिछली साल में पूछे गए उनको लेकर के आएंगे, तो हमारी बिल्कुल तैयारी हो जाएगी। आपको भी लगेगा कि हाँ हम कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा पढ़ाना सही है, आपको समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।